आपको पता है यूट्रस की शेप क्या होती है? आपके बच्चेदानी की शेप एक नाशपाती की तरह होती है। नाशपाती को अगर आप उल्टा कर दें तो इस तरह का एक फ्यूज़ीफॉर्म शेप निकलता है, वो होती है बच्चेदानी की शेप। बट कई बार कुदरती तौर पे ये बच्चेदानी ठीक से बन नहीं पाती है। बच्चेदानी की एब्नॉर्मैलिटीज़ को हम बोलते हैं यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़, जो कि जिन लोगों को है उनको पता है। बाइकॉर्नेट यूट्रस हो सकता है, सेप्टेट यूट्रस हो सकता है। तो आज हम थोड़ा-सी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, इनके अंदर अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयां आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज। तो पहली बात तो ये समझो कि यूट्राइन एनोमलीज होती क्यों है। हमारी बच्चेदानी जब बन रही होती है तो हम माँ के पेट में होते हैं, बच्ची छोटी सी होती है तो अंदर यूट्रस बन रहा होता है। यानी कि जब वो बच्चा, जो माँ, जो लड़की अंदर पल रही है, वो जब तीसरे महीने में पहुंचती है, 10 से 12 हफ्ते के बीच में, तब उसका यूट्रस बनना शुरू होता है। तो ये जो ट्यूब्स होती है, 2 ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स दोनों पास में आती है, ऐसे आती है, दोनों जुड़ जाती है। जैसे ही ये जुड़ती है तो ये यूट्रस बन जाता है, ये दोनों मिल के यूट्रस बनता है। तो जब ये जुड़ेंगे तो बीच की जो दीवार है इसको डिसॉल्व होना होता है। जब ये बीच की दीवार डिसॉल्व हो जाती है तो पूरा इस तरह से एक शेप आ जाता है और ये यूट्रस बन जाता है। और साइड की जो बची हुई ट्यूब्स होती है, जो जुड़ी नहीं है, वो फॉलोपियन ट्यूब बन जाती है। ठीक है, तो ये तो होती है मुलेरियन डक्ट्स। तो जब ये मुलेरियन डक्ट्स ठीक से जुड़ती नहीं है, या जुड़ने के बाद इनकी बीच की दीवार डिसॉल्व नहीं होती, या आधी डिसॉल्व हो गई, आधी रह जाती है, या फिर ऐसे की ऐसी आधी ऐसी बाहर रह जाती है, नीचे से जुड़ जाती है, ऊपर से नहीं जुड़ती, या पूरी की पूरी अलग रह जाती है, तो एक पतला सा यूट्रस ये, पतला सा यूट्रस ये अलग अलग तरह की एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है कि ये पूरा जुड़ गया और बीच की दीवार नहीं डिसॉल्व हुई, उसको बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस। उसके बाद जो कॉमन होता है वो ऐसे होता है, यानी कि आधा जुड़ गया नीचे से, ऊपर का पार्ट नहीं जुड़ा, तो उसको बोलते हैं बाइकॉर्नेट, हार्ट शेप यूट्रस। इस तरह की शेप आती है यूट्रस की। तो इस तरह की प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले बात करें सेप्टेट यूट्रस की, यानी कि जो आप फोटो देख रहे हैं, दोनों ट्यूब्स जुड़ तो गई, यूट्रस की बाहर से तो शेप नॉर्मल दिख रही है। जब लैप्रोस्कोप डालते हैं पेट के अंदर तो बाहर से तो यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए, नाशपाती जैसा। बट जब अंदर दूरबीन डाल रहे हैं, हिस्ट्रोस्कोप कर रहे हैं, या फिर एचएसजी कर रहे हैं, तो उसमें दिख रहा है कि 2 अलग अलग कैविटीज दिख रही है, क्योंकि बीच की जो दीवार है उसने अपना डिसॉल्व नहीं हुई, वो दीवार अभी भी बनी हुई है दोनों ट्यूब्स के बीच में। उसको बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस। इसमें जनरली मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। शुरू के 3 महीने के अंदर ही बच्चा जो है बच्चेदानी के बाहर आ जाता है, बच्चेदानी इसको बाहर फेंक देती है कि उसको अंदर जगह ही नहीं मिल रही, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही ग्रो करने के लिए। ठीक है। सेकंड जो टाइप की एब्नॉर्मलिटी मैंने आपको बताया, बाइकॉर्नेट यूट्रस, जिसमें नीचे का पार्ट जुड़ गया, ऊपर का नहीं जुड़ा, तो ये हार्ट शेप यूट्रस बन गया। अब आप सोचिए, हार्ट शेप यूट्रस में जब ऊपर की कैविटी कटी हुई है तो ज्यादा जगह नहीं है, तो ऐसे केसेस में शुरू में मिसकैरेज, धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, या फिर एक नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आगे बढ़ती है, पहला बच्चा से फॉर एग्जाम्पल 6 हफ्ते पे खत्म हो गया, दूसरा बच्चा 12वें हफ्ते में, तीसरे महीने में खत्म हो गया, तीसरा बच्चा 20वें 22वें हफ्ते में निकल गया, प्री टर्म लेबर में चला गया या अबॉर्शन हो गया। उसके बाद आगे जो अगला बच्चा होगा तब तक यूट्रस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसीज का नंबर बढ़ता है, बच्चे का जो जेस्टेशन है, जो अबॉर्शन का टाइम है, वो भी बढ़ता चला जाता है। तो चौथे, पांचवें, छठे बच्चे तक जाते जाते इस बच्चेदानी में इतनी ताकत आ जाती है कि इसको 9 महीने तक पाल पाए। तो प्री टर्म लेबर और एबॉर्शंस बहुत कॉमन है बाइकॉर्नेट यूट्रस में। कई बार बच्चेदानी का मुंह सडनली खुल जाता है। तो बाइकॉर्नेट यूट्रस अगर आपका डायग्नोज हो चुका है तो आप अपने डॉक्टर को बोले कि तीसरा महीना खत्म होते बच्चेदानी के मुंह पे सर्वाइकल स्टिच लगाए, यानी कि उसको बंद कर दे स्टिच लगा के, जिससे ये टाइम से पहले खुल ना जाए। क्योंकि अगर दर्द शुरू हो गए तब तो कुछ नहीं कर सकते, दर्द नहीं शुरू हुए तो कम से कम प्रेशर की वजह से रास्ता अपने आप सडनली नहीं खुलेगा। खुल गया तो बच्चा सीधे बाहर आएगा, उसके बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो बाइकॉर्नेट यूट्रस में प्री टर्म लेबर और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चेदानी का मुंह सडनली खुलना कॉमन है।
दूसरे टाइप का जो मैंने बताया कि यूट्रस बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, इस तरह से रह गया, यानी कि पूरे 2 अलग-अलग यूट्रस बन गए, एक पतला सा ये, एक पतला सा ये, 2 यूट्रस, 2 सर्विक्स। ये बहुत रेयर होते हैं, ऐसा बहुत कम देखने में आता है, बट अगर ऐसा है तो प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से ठहरती है। ठहरती है तो बच्चेदानी फट सकती है, बच्चेदानी के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि बच्चा ग्रो कर पाए, तो अबॉर्शन होना, प्री टर्म लेबर होना, मिसकैरेजेस होना बड़ा कॉमन है। तो जनरली इस तरह के केसेस हमको कैसे पता चलते हैं, जब या तो लड़की को पीरियड ही नहीं आया, अ, 15 साल की 16 साल की हो गई, शादी तय हो गई, लड़की को पीरियड नहीं आया, तो हमको पता चलता है या तो यूट्रस है ही नहीं, बना ही नहीं, या फिर उसकी शादी हो गई, शादी के बाद उसको मिसकैरेजेस हो गए, या फिर उसको बच्चा ठहर ही नहीं रहा है, इनफर्टिलिटी हो गई। तो इस तरह के केसेस हमारे पास जब आते हैं तो हमको डायग्नोसिस में पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। कई बार रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, लगातार 3-3 4-4 5-5 बच्चे खराब होते हैं, तो हम 3D अल्ट्रासाउंड करके या MRI करके या लैप्रोस्कोपी करके चेक करते हैं कि भाई इसको यूट्रस नॉर्मल है कि नहीं। प्रेगनेंसी के समय क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं? पहले तो मैंने आपको बता दिया मिसकैरेज, क्योंकि बच्चे को ग्रो करने की जगह नहीं मिल रही। अगर फाइब्रस सेप्टम है बीच में, तो बच्चे का जो आंवल है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। माँ से ब्लड लेके आंवल जो है बच्चे को देती है, तो जब आंवल ही ठीक से यूट्रस के अंदर घुस नहीं पाएगी तो ब्लड कहाँ से लेगी, वो कैसे बच्चे को देगी? तो ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से मिसकैरेज होना, प्री टर्म लेबर होना, क्योंकि अंदर जगह नहीं है तो बच्चे को ग्रोथ में जगह नहीं मिल रही, यूट्रस ज़्यादा फैल ही नहीं पा रहा, तो वो टाइम से पहले बच्चे को बाहर फेंक देगा। तीसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है एब्नॉर्मल बेबी पोजीशंस, यानी कि अगर बच्चा सीधा, नॉर्मली सीधा बच्चा यानी कि हेड डाउन होता है, बच्चे का सिर नीचे, बम्स ऊपर होते हैं, हिप्स ऊपर होते हैं, बट ऐसे केसेस में जिसमें यूट्रस एब्नॉर्मल है, उसमें या तो ट्रांसवर्स लाई होगा, बच्चा आड़ा होगा, या बार बार बच्चा उल्टा होगा, ऊपर सिर होगा, नीचे बम्स होंगे, क्योंकि बच्चे के हिप्स छोटे होते हैं, सिर बड़ा होता है। तो अगर यूट्रस में कोई एब्नॉर्मेलिटी है, नीचे का पार्ट ठीक से डेवलप नहीं, तो बच्चे का सिर नीचे ना आके बच्चे के हिप्स नीचे आते हैं जो कि पतले होते हैं, और बच्चे का मोटा सिर ऊपर रहता है। तो बार बार अगर लेडी को ब्रीच प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसमें हो सकता है यूट्रस में कोई एब्नॉर्मेलिटी हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सब कुछ सही चल रहा है, मिसकैरेज नहीं हुआ, प्री टर्म लेबर नहीं हुआ, बच्चा सीधा भी है, तो भी बच्चे में ग्रोथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इस तरह के यूट्रस में आंवल भी ठीक से नहीं बनती है, तो बच्चे को ब्लड सप्लाई, चारों तरफ पानी, इन सब की कमी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायग्नोसिस के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने 3D अल्ट्रासाउंड लिखा है, जैसे कि मैं बहुत कॉमनली 3D अल्ट्रासाउंड लिखती हूँ, तो बहुत अच्छी जांच है। कारण ये है कि बाकी जो जांचें हैं, जैसे हिस्ट्रोस्कोपी हो गई, जिसमें हम कैमरा आपके यूट्रस के अंदर डालते हैं, खूब सारा पानी भरते हैं अंदर, जिससे यूट्रस थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देख सके, वो पेनफुल होता है, इन्वेजिव टेक्निक है, कोई चीज़ अंदर जा रही है बॉडी के, वो इन्वेजिव है। इसी तरह से HSG, आप सबको पता है HSG क्या होता है, जिसमें हम अंदर डाई डालते हैं और एक्सरे में देखते हैं। यस, HSG और हिस्ट्रोस्कोपी से हम मिला के एक बहुत अच्छी डायग्नोसिस बना सकते हैं, जो कि मैं कई बार करती हूँ। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में HSG और हिस्ट्रोस्कोपी में दोनों साथ में करती हूँ। दोनों चीज़ें साथ में करके अगर मुझे दिख रहा है एब्नॉर्मल है, तो फिर मैं पेशेंट को या तो 3D अल्ट्रासाउंड के लिए भेजूंगी, या फिर उसको कई बार लैप्रोस्कोपी भी बोलती हूँ। लैप्रोस्कोपी क्यों करते हैं? वो एक तरह का ऑपरेशन है, पेट में 2 छेद बना के हम कैमरा अंदर डालते हैं, यूट्रस को हमको बाहर से देखना होता है, बट सिर्फ इसीलिए लैप्रोस्कोपी नहीं करते। कई बार हमको ट्यूब भी चेक करनी होती है, ट्यूब के अंदर से डाई आ रही है कि नहीं। HSG में तो ट्यूब के अंदर डाई गई नहीं, सारी लीक हो गई, या फिर पेशेंट को पेन इतना हुआ उसने अपने आप को होल्ड कर लिया, तो यूट्रस की ट्यूब बंद हो गई। तो ऐसे केसेस में कई बार लैप्रोस्कोपी से हमको तीनों चीजें करके, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, HSG से हमको डायग्नोसिस बन जाती है। कई बार हम ट्यूब्स को खोल भी देते हैं। बट अगर आप बात करें कि इमेजिंग टेक्निक्स कौन सी हैं जिसमें कि पेशेंट को पेन ना हो, कोई चीज अंदर ना जाए बॉडी की, तो एक तो 3D अल्ट्रासाउंड और एक MRI। MRI अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी जांच है, उसमें हम एग्जैक्टली देख भी सकते हैं कितना बड़ा सेप्टम है, बाइकॉर्नेट यूट्रस भी कितना ज्यादा खराब है, कितना बड़ा उसके में हार्ट शेप हो, डिप आ रहा है, किस चीज को हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के, मान लो आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है कि ये ना हो। पहली बात तो आपको पता है कि आपको ये यूट्रस की प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर ने डायग्नोस कर ली है। डॉक्टर को नहीं पता है तो भी आपको डॉक्टर को बताना है, यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले कोई भी आप डॉक्टर सेलेक्ट करें, हॉस्पिटल सेलेक्ट करें, एक सपोर्ट सिस्टम रखें। आपके पार्टनर, आपके घर वाले, सबको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो भी सपोर्ट करेंगे। साथ में बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम्स चलते हैं आजकल ऑनलाइन, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डालते हैं, मुझे ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हुई थी, तो आप उन सब से सीखोगे कि हाँ मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम है। तो सपोर्ट सिस्टम्स ज्वाइन करें, सपोर्ट सिस्टम घर का सही रखें, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाएं और बात करें कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। सेकेंड चीज, डॉक्टर आपको
प्रॉपरली 15-15 दिन से या कई बार 1-1 महीने से बुला के कई बार टेस्टिंग बार-बार करेंगे। आपकी सोनोग्राफी होगी, आपको सर्वाइकल स्टिच लगाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, तीसरा महीना खत्म होते ही आपकी बेबी का वेट बढ़ेगा, आपकी यूट्रस पे प्रेशर आएगा, तो आपको टाइम से पहले स्टिच लगाना है, आपको रेस्ट करना है, आपको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट लेना है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है, वो यूट्रस में दर्द नहीं आने देता, उसको सेफ रखता है बच्चे को। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके डॉक्टर भूल गए या उनको ध्यान नहीं रहा, तो आपको उनको ध्यान दिलाना है कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो प्लीज़ मुझे दवाइयाँ प्रॉपर दें। जितनी बार आप सोनोग्राफी करवाएँगे, उतनी बार आप सर्वाइकल लेंथ का ध्यान रखें। कई बार डॉक्टर्स जल्दी-जल्दी में भूल जाते हैं। उनको ध्यान नहीं रहता कि आपके अंदर बाइकॉर्नर यूट्रस है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के बाद बाइकॉर्नर ठीक से दिखता नहीं है, सिर्फ बच्चे पे फोकस रहता है। तो आप प्लीज़ सर्वाइकल लेंथ का ध्यान रखें। स्टिच अगर लेंथ नॉर्मल है, तो भी स्टिच ज़रूर लगवाएँ, और प्रोजेस्टेरॉन जैसे कि मैंने बताया प्रीटर्म लेबर से आपको बचाएगा। डिलीवरी के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी या सिज़ेरियन डिलीवरी, जनरली ऐसे केसेस में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से सिज़ेरियन होता है, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नहीं हो सकता। कभी-कभी ऐसा होता है कि यूट्रस का एक पार्ट डेवलप्ड है, दूसरा पार्ट डेवलप नहीं है। अगर उसमें बच्चा आ गया, तो वो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो इट ऑल डिपेंड्स आपकी प्रेगनेंसी कैसे जा रही है। बाइकॉर्नर यूट्रस में कई बार अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम ना होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। बट जनरली ऐसे केसेस में डॉक्टर रिस्क ना लेके आपको सिज़ेरियन में ही प्लान करेंगे। सो यूट्राइन एनोमली से डरे ना, ये आपके हाथ में नहीं है। कुदरत ने आपके बच्चेदानी की शेप बनाई है, बस उसको आप किसी से छुपाए ना, अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से प्रॉपरली एक इमोशनल सपोर्ट लेके आप आगे बढ़े, प्रेगनेंसी प्लान करें। नहीं हो रहा है तो सरोगेसी भी हो सकती है, नहीं हो रहा है तो और भी बहुत तरीके होते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिएगा। आप लोग बहुत सारे लोग मेरे को सुनते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करिएगा, हमको अच्छा सपोर्ट मिलता है। मेरे से आप डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल से। तो आप घर बैठे-बैठे कहीं भी, इंडिया या इंडिया से बाहर, मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, साइलेंट नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। आपको मेरी सेक्रेटरी जवाब दे देगी, पेमेंट ऑप्शन बता देगी। वेबसाइट पे जाके अगर आपने कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करा है, तो उसका स्क्रीनशॉट हमको इस नंबर पे भेजें, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।